जाती है, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियाँ होती है धर्म को लेकर, जो औरंगजेब की संकीर्ण नीतियाँ होती है, या फिर औरंगजेब का जो दक्षिण की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, दक्षिण की तरफ वो उलझ जाता है। देखिए जो भी प्रमुख कारण हो सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के, उन सबको हम लास्ट में पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में जितने भी मुगल सम्राट आए, जितने भी मुगल शासक आए, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में जितने भी शासक आए उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मुगल साम्राज्य के पतन के जो भी प्रमुख कारण हैं उनको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए तो क्या बात कर रहे थे कि हाँ, मुगल साम्राज्य के विघटन की जो प्रक्रिया है ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें तेजी कब आती है, इसमें तीव्रता कब आती है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विघटन में तेजी आने लगती है। देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस टाइम इसके जो 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श की बात की जाए तो ये कहाँ के गवर्नर थे। मुअज्जम की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में काबुल का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श की बात की जाए तो ये बीजापुर का गवर्नर था। इन तीनों में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन बात की जाए मुअज्जम की तो आपको पता है मुअज्जम को आप आगे क्या जानेंगे, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानेंगे, या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से जानेंगे, या फिर आप जानते होंगे। मुअज्जम क्या करता है कि आजम का काम तमाम कर देता है जजाऊ के युद्ध में, ये मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट से दिखा दिया है। और कामबख्श की बात की जाए तो मुअज्जम जो है कामबख्श का काम तमाम कर देता है बीजापुर के युद्ध में, मार डालता है। यह फ्लो चार्ट से मैंने दिखा दिया है, आप नोट्स में आसानी से देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखकर दिखा दिया है, तो रिवीजन में आपको आसानी होगी इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। हाँ, तो काम तमाम करने के बाद निश्चित रूप से गद्दी पर कौन बैठेगा, मुअज्जम बैठेगा, अर्थात बहादुर शाह प्रथम बैठेगा या फिर शाह आलम प्रथम, ठीक, तीनों एक ही हैं। तो बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो देखिए इसका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जितने भी मुगल सम्राट आएंगे, जितने भी अभी सम्राट आने वाले हैं, चाहे इसके पहले भी आप अगर मध्यकालीन भारत पढ़े हैं तो जो भी मुगल सम्राट है टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड आपसे पूछ लेगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। आप फिलहाल क्या कीजिए, मेरी बात मानिए और टाइम पीरियड को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें बाद में आप समझ पाएंगे, काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। तो बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1707 में ये गद्दी पर बैठता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। 1707 में ये गद्दी पर बैठता है, कब तक रहता है, 1712 तक। ये क्या करता है, मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाता है। क्योंकि देखिए औरंगजेब की बात की जाए तो वो मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति को नहीं अपनाता है। दक्षिण भारत की तरफ वो मतलब वो दक्षिण भारत में जैसे ही उलझता है, उत्तर भारत की तरफ जो मराठा थे या फिर राजपूत की बात की जाए, ये चुनौती के रूप में उभरने लगते हैं मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक। तो इसलिए क्या करता है बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो ये क्या करता है, गद्दी पर बैठने के बाद मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाने का प्रयास करता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाते हैं मराठों और राजपूतों के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जोशुआ केटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल का बहादुर शाह के दरबार में आगमन होता है। कब, 1711 में जोशुआ केटलर, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जोशुआ केटलर आप नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिए जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको बस रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा। अगर एग्जाम में उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन देखकर चीज़ें ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएंगी। बाकी जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जोशुआ केटलर डच। उसके बाद बहादुर शाह की बात की जाए तो बहादुर शाह को उपाधि दी जाती है, शाह बेखबर की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा, खफी खान के द्वारा। शाह बेखबर खफी खान के द्वारा, किसको, बहादुर शाह प्रथम को। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, आपको देखें तो 1712 के बाद गद्दी पर बैठेगा जहांगीर शाह। 1712-13 इसका शासनकाल है। तो जहांगीर शाह का ये टाइम पीरियड भी ध्यान रख लीजिएगा, 1712